मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के प्रथम पेपर प्राचीन भारत का इतिहास से प्रस्तुत वीडियो का विषय है मौर्यों की उत्पत्ति। देखिए, भारतीय इतिहास के अनेक महान व्यक्तियों के समान जो चंद्रगुप्त मौर्य का वंश है वो भी काफ़ी विवाद का विषय रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि अंधकारपूर्ण माना जाता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण हमें प्राप्त होते हैं। इसी कारण उनकी जाति का निर्धारण भारतीय इतिहास की एक जटिल समस्या रही है। ब्राह्मण ग्रंथ उसे एक स्वर में शूद्र तथा निम्न कुल से संबंधित बताते हैं, जबकि बौद्ध तथा जैन ग्रंथ उसे क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। यहाँ हम पृथक पृथक इन दोनों मतों का अध्ययन करेंगे। पहले हम ब्राह्मण साहित्य के साक्ष्यों को देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सर्वप्रथम पुराणों का उल्लेख किया जा सकता है। पुराण नंदों को शूद्र कहते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि शैशुनाग वंशी शासक महानंदी के पश्चात शूद्र योनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे। कुछ विद्वानों ने इस कथन के आधार पर मौर्यों को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है। विष्णु पुराण के एक भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया है। उनके अनुसार मुरा की संतान होने के कारण ही वह मौर्य कहा गया। दूसरा प्रमाण विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक से लिया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है, किंतु इसमें जो विवरण मिलता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त नंदराज का वैध पुत्र नहीं था, क्योंकि नाटक में ही नंदवंश को चंद्रगुप्त का पितृकुल भूतम अर्थात पितृकुल बनाया गया, ऐसा पद प्राप्त होता है। यदि चंद्रगुप्त नंदराज का वैध पुत्र होता तो उसके लिए पितृकुल का प्रयोग मिलता। पुनश्च एक स्थान पर यह लिखा गया है कि नंदराज का समूल नाश हो गया। यदि चंद्रगुप्त नंद राजा का वास्तविक पुत्र होता तो उसके बचे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह नाटक नंदों को उच्च कुल तथा चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। शूद्र उत्पत्ति के समर्थक विद्वानों ने इन दोनों शब्दों को शूद्र जाति के अर्थ में ग्रहण किया है। 18वीं शताब्दी में मुद्रा राक्षस के एक टीकाकार घुंडीराज ने चंद्रगुप्त को शूद्र सिद्ध करने के लिए एक कहानी गढ़ी। उनके अनुसार सर्वार्थ सिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा की 2 पत्नियां थीं, सुनंदा और मुरा। सुनंदा एक क्षत्राणी थी जिसके 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहे गए। मुरा शूद्रा थी, उसका एक पुत्र हुआ जो मौर्य कहा गया। 11वीं शताब्दी ईस्वी के 2 संस्कृत ग्रंथों सोमदेवकृत कथासरित सागर तथा क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त की शूद्र उत्पत्ति के विषय में एक भिन्न विवरण हमें प्राप्त होता है। इन ग्रंथों के अनुसार नंदराज की अचानक मृत्यु हो गई तथा इंद्रदत्त नामक एक व्यक्ति योग के बल पर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया तथा राजा बन बैठा। तत्पश्चात वह योगनंद के नाम से जाना जाने लगा। उसने नंदराज की पत्नी से विवाह कर लिया, जिससे उसे हिरण्यगुप्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। किंतु वास्तविक नंद राजा को पहले से ही चंद्रगुप्त नामक एक पुत्र था। योगानंद अपने तथा अपने पुत्र हिरण्यगुप्त के मार्ग से में चंद्रगुप्त को बाधा समझता था, जिस कारण दोनों में वैमनस्य हो गया। वास्तविक नंद राजा के मंत्री सक्टार ने चंद्रगुप्त का पक्ष लिया। चाणक्य नामक ब्राह्मण ने को अपनी ओर मिलाकर उसकी सहायता से सक्टार ने योगनंद व हिरण्यगुप्त का अंत कर दिया तथा राज्य का वैध उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त ही सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार इन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र मानकर उसकी शूद्र उत्पत्ति के मत का समर्थन किया गया है। यदि हम सावधानीपूर्वक इन मतों की समीक्षा करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कल्पना पर आधारित हैं, ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।
जहाँ तक पुराणों का प्रश्न है, वे चंद्रगुप्त की जाति के विषय में बिल्कुल मौन हैं। वे एक स्वर में नंदों को शूद्र कहते हैं तथा ये बताते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कौटिल्य सभी नंदों को मारकर चंद्रगुप्त को सिंहासनासीन करेगा। विष्णु पुराण का कथन केवल नंदों के ऊपर ही लागू होता है, न कि बाद के सभी राजवंशों पर। हमें निश्चित रूप से ज्ञात है कि नंदों के बाद के सभी राजवंश शूद्र नहीं थे। पुराणों के टीकाकार इतिहास तथा व्याकरण दोनों से ही अनभिज्ञ लगते हैं। पाणिनि व्याकरण के नियमों के अनुसार मौर्य शब्द की व्युत्पत्ति पुल्लिंग मुर शब्द से होगी। मुरा शब्द से मोरे बनेगा, मौर्य नहीं। मुद्रा राक्षस का साक्ष्य मौर्य जाति की उत्पत्ति के विषय में प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। यह नाटक नंदों को उच्च वर्ण का बताता है, जो भारतीय इतिहास तथा विदेशी विवरणों के आलोक में विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक व्रसल तथा कुलहीन शब्दों का प्रश्न है, इनके आधार पर भी हम चंद्रगुप्त को शूद्र नहीं मान सकते। मनुस्मृति तथा महाभारत में व्रसल शब्द का प्रयोग धर्मच्युत व्यक्ति के लिए किया गया है। मनु के अनुसार भगवान धर्म को व्रस कहते हैं। जो पुरुष धर्म का नाश करता है, देवता उसे व्रसल समझते हैं, अतः धर्म का नाश नहीं करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर मनु लिखते हैं कि क्षत्रिय जातियाँ क्रियाओं के लोप होने से तथा ब्राह्मणों को न देखने से व्रसलत्व को प्राप्त हुई। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए व्रसल शब्द का प्रयोग अधिकांशतः चाणक्य द्वारा तथा एक स्थान पर राक्षस तथा दूसरे स्थान पर कंचुकी द्वारा किया गया है। चाणक्य इसे शूद्र अर्थ में कदापि प्रयुक्त नहीं कर सकता। वह चंद्रगुप्त को प्रेम पूर्वक ही व्रसल कहता है। नाटक में एक स्थान पर इस शब्द का प्रयोग राजाओं में व्रस अर्थात सर्वोत्तम राजा के अर्थ में मिलता है। अतः हम इसे शूद्र जाति का बोधक नहीं मान सकते। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। संभव है कि विशाखदत्त ने इसी कारण ब्राह्मण व्यवस्था के पोषक चाणक्य के मुख से उसे व्रसल कहलवाया हो। इसी प्रकार कुलहीन शब्द का प्रयोग सामान्य कुलोत्पन्न अर्थ में हो सकता है। इससे केवल इतना ही प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित नहीं था, किंतु इन शब्दों को लेकर इतनी खींचातान करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। वास्तविकता तो यह है कि समस्त नाटक की ऐतिहासिकता ही चंद्रगुप्त के संदर्भ में संदिग्ध है। इसकी रचना मौर्य काल के लगभग 8 शताब्दियों बाद की गई, अतः हम मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण में इसे प्रमाणिक नहीं मान सकते। मुद्रा राक्षस के टीकाकार ने जो कथा गढ़ी है वह पूर्णतया काल्पनिक है, जिसका कोई आधार प्रतीत नहीं होता। कथा सरित सागर तथा व्रत मंजरी काफ़ी बाद की रचनाएं हैं, अतः मौर्य इतिहास के विषय में उन्हें भी प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। इन ग्रंथों में नंद, चंद्रगुप्त तथा चाणक्य के नाम के अतिरिक्त कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो चंद्रगुप्त को शूद्र सिद्ध कर सके। पुनश्च ये ग्रंथ अनेक अनैतिहासिक कथाओं से परिपूर्ण हैं। इस विवेचन के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त को शूद्र अथवा निम्न वर्ण से संबंधित करने के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वे सबल नहीं हैं, अतः हम उसे शूद्र नहीं मान सकते। ब्राह्मण परंपरा के विपरीत बौद्ध ग्रंथों के जो प्रमाण हैं वो मौर्यों को क्षत्रिय जाति से संबंधित करते हैं। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश का कहा गया है। ये मौर्य कपिलवस्तु के शाक्यों की एक शाखा थे। जिस समय कौशल नरेश विदुडभ ने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया, शाक्य परिवार के कुछ लोग कौशल नरेश के अत्याचारों से बचने के लिए हिमालय के एक सुरक्षित क्षेत्र में आकर बस गए। यह स्थान मौर्यों के लिए प्रसिद्ध था, अतः यहाँ के निवासी मौर्य कहे गए। मौर्य शब्द मौर से ही निकला है, जिसका अर्थ है मौरों के प्रदेश का निवासी। एक दूसरी कथा में मौर्य नगर का उल्लेख हुआ है तथा यह बताया गया है कि यह नगर जिन ईंटों से निर्मित हुआ था उनकी बनावट मयूर की गर्दन के समान थी, अतः इस नगर के निर्माता मौर्य नाम से प्रसिद्ध हुए।
अनेक बौद्ध ग्रंथ बिना किसी संदेह के चंद्रगुप्त को क्षत्रिय घोषित करते हैं। महाबोधि वंश उसे राजकुल से संबंधित बताता है जो मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य नामक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न कहा गया है। महापरिनिर्वाण सूत्र में मौर्यों को पिपली वन का शासक तथा क्षत्रिय वंश का बताया गया है। इसके अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद मौर्यों ने कुशीनारा के मल्लों के पास उनके अवशेषों का एक अंश प्राप्त करने के लिए राजदूत भेजकर अपने क्षत्रिय होने के आधार पर ही दावा किया था। महापरिनिर्वाण सूत्र प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, अतः इसे अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है। जैन साहित्य को यदि हम देखें तो इनमें हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। आवश्यक सूत्र की हरिभद्रिया टीका में भी चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के कुल में उत्पन्न कहा गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जैन ग्रंथ नंदों को शूद्र बताकर उसकी निंदा करते हैं, जबकि वे मौर्यों की शूद्र उत्पत्ति का संकेत तक नहीं करते। इस प्रकार जैन तथा बौद्ध दोनों ही साक्ष्य मौर्यों को मयूर से संबंधित करते हैं। इस मत की पुष्टि अशोक के लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ के नीचे के भाग में उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी हो जाती है। सर्वप्रथम गुरुनवेडेल महोदय ने यह बताया था कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था। इसी कारण मौर्य युग की कलाकृतियों में मयूरों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। मार्शल का विचार है कि सांची के पूर्वी द्वार तथा अन्य भवनों को सजाए जाने के लिए मोरों के चित्र बनाए जाते थे। सांची के विशाल स्तूप में भी मयूर की कई आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। अब कुछ विदेशी जो साक्ष्य हैं उनको भी इस संबंध में हम स्रोत के रूप में देख सकते हैं। देखिए, इसमें यूनानी लेखक जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स आदि नामों से जानते हैं। प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है कि जब वह युवक था तभी स्वयं सिकंदर से मिला था तथा बाद में कहा करता था कि सिकंदर ने बड़ी आसानी से संपूर्ण देश को जीत लिया होता, क्योंकि तत्कालीन नंद राजा अपने कुल की निम्नता के कारण जनता में अत्यधिक घृणित व अप्रिय था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रगुप्त यदि स्वयं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ होता तो वह नंदों के कुल के विषय में ऐसी बातें नहीं करता। जस्टिन हमें बताता है कि चंद्रगुप्त यद्यपि सामान्य कुलोत्पन्न था, फिर भी दैवीय प्रेरणावश सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। एक बार सैंड्रोकोट्स की स्पष्टवादिता से सिकंदर अप्रसन्न हो गया तथा उसने उसे मार डालने का आदेश दिया। चंद्रगुप्त अपनी सतर्कता से बच निकला। इन विवरणों से मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि वह अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य राज परिवार से संबंधित नहीं था। इन बहुत सारे प्रमाणों की आलोचनात्मक समीक्षा करने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों का प्रमाण ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक संतोषजनक है। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ही था। उसे शूद्र अथवा निम्न जातीय सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का कोई व्यक्ति ही राजा हो सकता है या राजत्व का अधिकारी हो सकता है। अर्थशास्त्र में उसने एक स्थान पर बताया है कि दुर्बल व्यक्ति भी यदि उच्च वर्ण का हो तो वह निम्न कुलोत्पन्न बलवान व्यक्ति की अपेक्षा राजा होने के योग्य होता है। ऐसे व्यक्ति का वर्ण की श्रेष्ठता के कारण प्रजा स्वतः सम्मान करती है तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करती है, जबकि शूद्रवंशी राजा घृणा का पात्र होता है। इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यदि चंद्रगुप्त क्षत्रिय नहीं होता तो चाणक्य नंदों के विनाश के लिए उसे अपना अस्त्र नहीं बनाता। वह एक शूद्र को राजगद्दी पर कदापि नहीं बिठाता। अतः चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानना ही समीचीन लगता है। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।